अब जैसे आप बेला यहाँ हम पूछेंगे, यहाँ जो जितेंद्र पासवान को वोट मिला वो प्रशांत किशोर का वोट नहीं है। नहीं, अमजद मुखिया को वोट, जो वोट इनको मिला है ना, उसमें आप मान लीजिए कि कम से कम 12-15 हज़ार वोट तो उनका अपना वोट है। तो अमजद मुखिया का खुद, अमजद मुखिया का यहाँ भी आप मान लीजिए कि 2-2.5 हज़ार वोट जन स्वराज की वजह से इनको मिला होगा। हर विधानसभा में 5500, 5600, 3000, 5000 वोट प्रशांत किशोर का वोट है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि भोजपुरी में कहावत है, पर मुरिया फलहार नहीं, दूसरा के मूड़ी पर। दूसरा के मूली पर फलहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। कल बिहार विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद एक भी बड़े छोटे न्यूज चैनल ने यह नहीं कहा कि प्रशांत किशोर की करारी हार हुई है, प्रशांत किशोर फेल हो गए हैं। सबने कहा कि प्रशांत किशोर ने अपनी पैठ जमा ली है, प्रशांत किशोर ने अपने परजेंस को दिखा दिया है, आरजेडी को इसका नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब चीज पे चर्चा करने के लिए चारों सीटों पर किसको कितने वोट मिले और वहां किसका जलवा रहा, किसका वोट किसने काटा, इन सारी चीजों पर आज हम खुलकर बातचीत करेंगे, लॉजिक के साथ बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। 4 सीटों का जो उपचुनाव का रिजल्ट था बिहार का, और प्रशांत किशोर की जो तैयारी थी, वैसे भी वो जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है, हार तो चुनाव गए, लेकिन बड़े बड़े न्यूज चैनल, छोटे छोटे न्यूज चैनल ने ये कहा कि प्रशांत किशोर ने अपनी परजेंस को स्थापित कर दिया, दिखा दिया कि हम डैमेज कर सकते हैं, वो भी आरजेडी को। क्या ऐसा कुछ हुआ है आपके नज़र में? देखिए पुरुषोत्तम, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, जी, इन चारों विधानसभा क्षेत्र में जी, प्रशांत किशोर, आरजेडी, बीएसपी मैंने एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ जन स्वराज की जो लड़ाई हुई, उसमें जो बातें निकल के आ रही, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इमामगंज की। इमामगंज में दीपा कुमारी एनडीए की उम्मीदवार, ठीक है। दीपा कुमार की लड़ाई वहाँ हुई रोशन कुमार माझी से। जी, रोशन माझी और दीपा ये दोनों एक ही समुदाय से, एक ही समुदाय, मुसहर जाति से। जितेंद्र पासवान जो जन स्वराज के उम्मीदवार थे, जिनको कि जन स्वराज के जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़े उसमें सबसे ज़्यादा मत इनको आया, 37,103 वोट। अब समझने की बात क्या है कि इस समीकरण को एनडीए खूब अच्छे तरीके से समझ रही थी। एनडीए ने चिराग पासवान पे दबाव बनाया कि चिराग पासवान आप जाइए और जाके इमामगंज में प्रसार कीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पासवान वोट जो था वो शिफ्ट किया हुआ था जितेंद्र पासवान के साथ। दो स्थिति आ सकती है, चिराग पासवान का अगर वहां कार्यक्रम होता तो ये 37,000 का आधा वोट चला जाता, माने इसमें से 15 कारण क्योंकि ये चिराग का वोट था। हाँ, क्योंकि ये चिराग का वोट है। जितेंद्र पासवान का नेता नहीं है बिहार में, पासवान का नेता चिराग पासवान है। चिराग पासवान। अच्छा, दूसरा ये है कि जनता दल यूनाइटेड में, जनता दल यूनाइटेड नहीं, ये एनडीए में के घटक दल में चिराग पासवान भी हैं और जीतन राम मांझी भी हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में एक कोल्ड वार चलता है दलित राजनीति को लेकर। उस दलित राजनीति के बीच में जो ये लड़ाई चल रही थी, इसको बीजेपी ने भापा, बीजेपी ने चिराग पर दबाव बनाया, फिर भी चिराग वहां नहीं गए, ठीक है। हालांकि दीपा कुमारी चुनाव जीत गई। अब समीकरण को आप देखिए, रोशन कुमार जो है, रोशन कुमार को पिछले बार भी चुनाव हुआ था, उसमें 42-43 हज़ार वोट आया था। इस बार इनका वोट बढ़ा, आरजेडी का वोट है। लेकिन ये जो वोट है ना, इस वोट में दीपा कुमारी को जो मुसहर जाति का वोट था वो वोट मिला, रोशन कुमार को जो वोट मिला उसमें यादव वोट भी मिला, उसमें मुस्लिम वोट भी मिला। जितेंद्र पासवान का जो वोट मिला, इसको इनमें जितेंद्र पासवान को कुछ सवर्णों का वोट मिला और चिराग का वोट मिला, ठीक है। प्रशांत किशोर की बाकी जगह, 2 जगहों पे, अब जैसे आप बेला, यहाँ हम पूछेंगे, यहाँ जो जितेंद्र पासवान को वोट मिला वो प्रशांत किशोर का वोट नहीं है। नहीं, वो चिराग का वोट है। नहीं, देखिए प्रशांत किशोर का वोट अगर ये होता तो चारों विधानसभा में अगर समानांतर वोट मिलते, सपोज कीजिए 15,000, 20,000, 25,000 वोट अगर मिलते, तो वैसी स्थिति में माना जाता कि ये जनस्वराज का वोट है। ये जनस्वराज का वोट कतई नहीं है, आप एकदम गारंटी कर लीजिए, ये जनस्वराज का वोट नहीं है। ये जो वार कास्ट लाइन पे जो समीकरण, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में जातिगत समुदाय से ऊपर उठ के राजनीति
प्रशांत किशोर क्या, प्रशांत किशोर जैसे जैसे कई आएंगे तो भी नहीं होगा, है ना। वो चुनाव के 72 घंटे पहले सारा समीकरण आके सेट कर जाता है। और हम अपने दर्शकों को बताएं कि हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया था एग्जैक्टली वही रिजल्ट हुआ है। हम लोगों ने आज से 1 महीना पहले जो प्रेडिक्शन किया था एग्जैक्टली वही रिजल्ट आया। हमने कहा था कि दीपा मांझी चुनाव जीतेगी, दीपा मांझी जीत। मैं 2 सवाल आपसे बस पूछूंगा। पहला सवाल कि चिराग पासवान के वहां चुनावी सभा नहीं करने से उसका फायदा जनसुराज को हुआ है या नहीं? बिल्कुल, पहला ये सवाल। बिल्कुल देखिए, फायदा हुआ उसका कारण है। फायदा इसलिए हुआ, जितेंद्र पासवान को फायदा इसलिए हुआ कि चिराग पासवान की जो मौन था, किसी के पक्ष में ही, मैंने दीपा कुमारी के पक्ष में प्रचार नहीं करना, क्योंकि रोशन कुमार के पक्ष में प्रचार कर नहीं सकते हैं। वो आते तो दीपा कुमारी के लिए वोट मांगते। दीपा कुमारी और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में कोल्ड वार चल रहा है। बीजेपी का दबाव हुआ, इसके बावजूद भी चिराग वहां नहीं गए। तो चिराग का जितना वोट था, उस सारा का सारा वोट रिएक्शन में जितेंद्र पासवान की तरफ शिफ्ट। दूसरा सवाल ये है कि चिराग का वोट तो शिफ्ट हो गया, यहाँ क्या आरजेडी को घाटा नुकसान आपको दिख रहा है जनसुराज से? देखिए, यहाँ पे आरजेडी को थोड़ा बहुत नुकसान दिख रहा है, क्योंकि अगर जितेंद्र पासवान 37,000 वोट नहीं लेते तो मुझे लगता है कि इसमें से 5-6 हजार वोट जो है वो रोशन कुमार की तरफ शिफ्ट हो सकता था। अच्छा। है ना। और वो अगर शिफ्ट हो जाता तो फिर दीपा चुनाव हार जाती है। चलिए अब अगले सीट की तरफ बढ़ते हैं। बेलागंज। देखिए, बेलागंज में हम लोगों ने कहा था कि जेडीयू की कैंडिडेट मनोरमा देवी यहां से चुनाव जीतेंगी और एग्जैक्टली वही हुआ। अब बेलागंज के समीकरण को आप देखिए, आरजेडी ने एक बड़ी गलती क्या कर दी। आरजेडी अगर यहां से किसी न्यूट्रल किसी उम्मीदवार को, सुरेंद्र यादव से के पुत्र की जगह पे किसी दूसरे को उम्मीदवार अगर बनाती तो वैसी स्थिति में उसको समीकरण का लाभ मिलता हुआ दिखता। मैंने समीकरण मतलब माई समीकरण, लेकिन यहाँ पे इनका माई समीकरण कंप्लीट फेल कर गया। आरजेडी का फेल करने का कारण क्या हुआ? यादव वोट, चूंकि मनोरमा देवी भी यादव समुदाय से आती हैं, यादव वोट मनोरमा देवी को मिला और मुसलमान वोट जो है वो वोट डिवाइड हो गया, बट गया। अच्छा। मुस्लिम वोट मनोरमा देवी को भी मिला, मुस्लिम वोट विश्वनाथ सिंह को भी मिला और मुस्लिम वोट मोहम्मद अमजद को भी मिला। अमजद मुखिया का वहाँ अपना एक व्यक्तित्व है। कितना वोट है अमजद को? अमजद मुखिया को वोट, जो वोट इनको मिला है ना, उसमें आप मान लीजिए कि कम से कम 12-15 हजार वोट तो उनका अपना वोट है। तो अमजद मुखिया का, अमजद मुखिया का यहाँ भी आप मान लीजिए कि 2-2.5 हजार वोट जनसुराज की वजह से इनको मिला होगा। ये अमजद मुखिया का जो अपना व्यक्तित्व था। अब एक बात सामने आ सकती है कि भाई हम अगर किसी को कैंडिडेट बनाएंगे तो हम तो उसके व्यक्तित्व को देख के ही बनाएंगे। तो ये बात जरूर है। अब चुनाव में तमाम तरह के पहलू काम करते हैं, लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर का जो दावा था, एक तो उन्होंने गलती कर दी, उनको बाय इलेक्शन में लड़ना नहीं चाहिए था। बाय इलेक्शन में लड़ने से प्रशांत किशोर को नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि प्रशांत किशोर की पोल खुल गई। अब यदि प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में पहली बार लड़ते तो फिर वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर को फायदा हो सकता था। लेकिन अभी जो इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जो स्थिति आई, उस स्थिति को अगर आप आकलन उसका करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रशांत किशोर की कहानी बिहार की राजनीति में जिस लेवल पे वो लेके जा रहे थे उस लेवल पे नहीं है। बेलागंज के बारे में अगर हम बातचीत करें तो आरजेडी के कैंडिडेट और जनसुराज के कैंडिडेट दोनों के वोट को अगर हम जोड़ दें तो क्या वो वोट मनोरमा देवी के वोट से ज्यादा है या कम है? कम है। तो इसका मतलब दोनों वोट को अगर आप जोड़ भी देते हैं तो भी मनोरमा देवी करीब 6-7 हजार वोट से जीत रही हैं। मतलब यहाँ अगर फिर कहा जाए कि आरजेडी को नुकसान पहुंचाया है प्रशांत किशोर ने, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर ने शुद्ध रूप से आरजेडी को ही नुकसान पहुंचाया है। प्रशांत किशोर ने 75% आरजेडी को नुकसान दिया, 25% का नुकसान उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को दिया। लेकिन चूंकि जनता दल यूनाइटेड के साथ वो एक कॉम्बो पैक है, जनता दल यूनाइटेड जो है कॉम्बो पैक है। यहाँ महागठबंधन का जो कॉम्बो पैक है, उस पैक की स्थिति क्या है कि उसमें जगह जगह पर छेद है। आप देख लीजिए, अभी जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, इतनी बुरी तरीके से लोग हारे। हालत ये थी कि कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था, आपस में कुत्तों की तरह लड़ते थे। नतीजा आ गया सामने। यहाँ बिहार में भी जो बाई इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में भी आप देख लीजिए कि आरजेडी बेलागंज में आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को 51,943 वोट आए और मोहम्मद अमजद को 17,285 वोट आए। इन दोनों वोट को जोड़ भी दीजिएगा तो करीब 68-69 हजार। फिर भी मनोरमा देवी चुनाव जीत रही हैं। तो हम नहीं कह सकते ना कि जनसुराज की पार्टी ने आरजेडी को नुकसान पहुंचा दिया। अगर दोनों वोट जोड़ करके मनोरमा देवी से ज्यादा होता तब एक नुकसान की बात होती। बिल्कुल, ये आपका कहना सही है, लेकिन एक बात आप समझिए कि यदि ये दोनों वोट एक जगह पोलराइज होता, ठीक है,
तो मुस्लिम वोट का जो कुछ हिस्सा मनोरमा देवी के पास चला गया, वो हिस्सा फिर से कट के इनकी तरफ आ सकता था, मिल सकता था। तो वैसी स्थिति में कुछ खेल हो जाता। तो अब ये मोहम्मद अमजद मुखिया जो हैं, अमजद मुखिया ने बुरे तरीके से डैमेज किया आरजेडी को। अब तरारी विधानसभा की बात करें। देखिए, तरारी में हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी थी, और ये जो तरारी में जो प्रशांत किशोर को वोट आया है, ये वोट आप मान लीजिए कि ये उनका ओरिजिनल वोट है। 5222 5600 हर विधानसभा में 5500 5600 3000 5000 वोट प्रशांत किशोर का वोट है। इससे कहीं कोई इनकार नहीं है। और ये जो वोट है ना इनका, प्रशांत किशोर का जो एक्चुअल वोट है, वही वोट आरजेडी को सबसे ज्यादा डैमेज करेगा। आरजेडी को भी अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को चेंज करनी पड़ेगी, और आरजेडी को भी चाहिए कि उनके ऊपर जो ये परिवारवाद का आरोप लगता है। अब बताइए, आपने टिकट दिया यहाँ से बेलागंज से सुरेंद्र यादव के बेटे को, आपने रामगढ़ से टिकट किसको दिया? जगदानंद सिंह के बेटे को। तीसरे नंबर पे रामगढ़ की स्थिति तो और ज्यादा खराब रही आपकी। रामगढ़ में आप तीसरे नंबर पे की पार्टी बन गए। और सबसे बुरी स्थिति क्या है कि माय समीकरण जो कि आरजेडी का आधार था, वो माय समीकरण घिसकता हुआ दिख रहा है। तो ये आरजेडी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब तरारी की बात, तरारी में भी हम लोगों ने पहले घोषणा कर दी थी कि यहाँ से विशाल प्रशांत जो है वो चुनाव जीतेंगे, और हर हाल में चुनाव जीतेंगे, और जीते भी अच्छे मार्जिन से जीते। हालांकि वहाँ जो ये सीपीआई एमएल के कैंडिडेट थे राजू यादव ने इनको टक्कर दी। अब राजू यादव और किरण सिंह दोनों के वोट को अगर आप जोड़ भी देते हैं तो भी विशाल प्रशांत को आप नहीं हरा पाते हैं। यहाँ भी वहीं बेलागंज वाली यहाँ भी बेलागंज वाली स्थिति है ना। तो ये जो समीकरण निकल के आया, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा दी। ये चारों विधानसभा में अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो 2025 के चुनाव में कुछ लाभ उनको मिलता हुआ दिखता, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में कुछ कर पाएंगे। 3 जगह जो हम लोगों ने बातचीत किया, इमामगंज, बेलागंज, तरारी, तीनों जगह में 3 नंबर पे है प्रशांत किशोर, और रामगढ़ में चौथे नंबर पे है प्रशांत किशोर। चौथे नंबर पे है रामगढ़ में चौथे नंबर पे जाने की वजह है ना, रामगढ़ में इन्होंने सुशील कुमार सिंह को कैंडिडेट अपना बनाया। ठीक है, सुशील कुमार सिंह राजपूत जाति से आते हैं, अशोक कुमार सिंह ये भी राजपूत जाति से आते हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, भारतीय मतलब एनडीए के कैंडिडेट, कॉम्बो, ये कॉम्बो पैक है। तो कॉम्बो पैक के अशोक कुमार सिंह के पक्ष में मतदान हुआ, और वहां पे इनिशियल डेट से आपको बता दें कि सतीश कुमार, वो भी यादव जाति से आते हैं, सतीश कुमार यादव वो बहुजन समाज के वहां उम्मीदवार थे। दलित वोट इन्होंने अपने साथ खींच लिया, चूंकि दलित में अकेला यही उम्मीदवार थे। सॉरी, यादव में एक अकेला ही उम्मीदवार यही थे, दलित पार्टी से हैं, बहुजन समाज पार्टी के, तो इनको दलित वोटों का लाभ मिला। यादव थे तो यादव वोटों का लाभ मिला, है ना। और एंटी इनकम्बेंसी या यूं कहें कि परिवारवाद जो है उसको लोगों ने सिरे से नकार दिया। जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत कुमार सिंह को नकारते हुए उनको तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया। ये आरजेडी के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। यहीं पे देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जिस तरीके से बेलागंज की बात मैंने कही कि वहां पे अगर आप किसी दूसरे कैंडिडेट को, दूसरे व्यक्ति को कैंडिडेट बनाते हैं तो लाभ उसको मिलता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। और देखिए, ये चारों सीट जो है, इन चारों सीटों में लोकसभा की स्थिति अगर आप देखेंगे तो सब पे आरजेडी का कब्जा है। आरजेडी का कब्जा है, सब पे आरजेडी का कब्जा है। लेकिन यहां से आरजेडी चुनाव हार गई, विधानसभा के चुनाव में आरजेडी चुनाव हार गई। तो ये एक बड़े खतरे की घंटी आरजेडी के लिए है, और प्रशांत किशोर के लिए तो बड़ी घंटी खतरे की है ही है। प्रशांत किशोर को अपनी जो राजनीतिक उनकी जो समझ है उसमें थोड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि भोजपुरी में कहावत है, परमुरिया फलहार, नहीं, दूसरा के मूली पर फलहार। तो ये परमुरिया फलहार जो प्रशांत किशोर कर रहे थे, इससे उनको समझ लेना चाहिए कि इससे हमारा दाल नहीं गलेगा। देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज मैं आपको बताऊं, राजनीति में आप किसी दूसरे के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं और बना के उसको एक लेवल पे पहुंचा दें, वो दूसरी चीज होती है, और आप खुद के लिए एक रास्ता बनाना शुरू करें, इसकी स्थिति दूसरी होती है। आपने ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार किया, आपने ममता बनर्जी को चुनाव जीता दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मोदी जी के साथ थे, आपने मोदी जी को जीता दिया, कोई बात। चूंकि इन लोगों की जो पार्टी है, उस पार्टी की पैठ जो है वो पैठ बहुत गहरी है, ग्राउंड लेवल पे है। आपका कोई ग्राउंड लेवल नहीं है, आपका कोई संगठन नहीं है। आपने दावा किया कि साहब हम 1 करोड़ लोगों के साथ अति करेंगे, अपनी पार्टी की शुरुआत करेंगे। कहाँ गए आपके 1 करोड़ लोग? अरे हर विधानसभा में कम से कम 10,000 वोट तो आपको चाहिए था, कहाँ मिला आपको? नहीं मिला। आप उससे भी नीचे जा रहे हैं।
और ये जो वोट भी जो है, हम इमामगंज का वोट जो है, हम ये मान के चलते हैं कि चिराग पासवान का वोट था, वो आपका वोट नहीं था। चिराग अगर यहाँ प्रचार करते तो निश्चित तौर पर जितेंद्र पासवान वाला जो वोट है वो वोट दीपा कुमारी में शिफ्ट होता है ना। बेलागंज में तो यहाँ की स्थिति और दयनीय हो जाती प्रशांत किशोर। और ज्यादा दयनीय हो, जिसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं, राजनीति का अगला हीरो बिहार में चिराग पासवान ही। मतलब यहाँ मैं ये मान के चलूं कि जो कोल्ड वार है एनडीए में, जैसे जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उसका फायदा प्रशांत किशोर को हुआ है। हाँ बिल्कुल, उसी का फायदा है जिसके चलते इनको इतना वोट आया। उसी का फायदा है कि जिसके चलते इनको इतना वोट आया। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट जिन्होंने ये दावा कर दिया कि 243 मतलब 243, और अपने बारे में ये कह दिया कि मुझे जहां से लड़ा दीजिए मैं ही चुनाव जीतूंगा, इतनी बड़ी स्ट्रेटजी बनाने वाले वो कैसे फेल हो गए? पुरुषोत्तम, एक चीज समझिए, आप किसी बड़े ज्योतिषाचार्य के पास जाइएगा, वो आपकी कुंडली देखेगा, आपका हाथ देखेगा, प्रेडिक्शन भी आपके बारे में सही करेगा, लेकिन जब वो अपना हाथवा देखता है ना तो उसका प्रेडिक्शन फेल कर जाता है। अच्छा, मतलब सिंपल सी बात है, नाई खुद से अपना बाल नहीं बाल नहीं काटता है। तो प्रशांत किशोर जो हैं, प्रशांत किशोर दूसरों के लिए कर सकते हैं, अपने लिए असफल सिद्ध हुए। मुझे एक दल का नाम याद आ रहा है, मुकेश सहनी की जो वीआईपी पार्टी है, कुछ इसी तरह का रिजल्ट उनका भी आता है चुनाव में। देखिए, मुकेश सहनी क्या है? मुकेश सहनी के पास सपोर्ट क्या है? मुकेश सहनी का सपोर्ट सिर्फ मलाह वोट। तो रिजल्ट तो इसी तरह का आता है, रिजल्ट भी इसी तरह का आता है। प्रशांत किशोर का इतना सारा टेक्नीशियन लगने के बावजूद भी जो है कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ और आने वाले दिनों में कुछ होगा भी नहीं, आप ये नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, रिजल्ट निकलने के बाद जन स्वराज के बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई है, चेहरे का पानी उतर गया है। जो दावे थे ना उनके बड़े बड़े कि वो हरा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वो सब हवाई हो गया, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है ना। तो आप ये तय मान के चलिए कि प्रशांत किशोर का जो फैक्टर था वो फैक्टर बिहार की राजनीति में फ्लॉप कर गया, फेल कर गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिक्स है, सोशल मीडिया एरा के बिहार के जो फादर बन करके उभर रहे थे, उनकी पॉलिटिक्स आज इस 4 विधानसभा के उपचुनाव में ही ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में इनका क्या होगा, ये सब जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।